पिछले टर्न पर हम लोग भूमंडलीकृत विश्व का बनना चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, जिसमें विश्व अर्थव्यवस्था में व्यवस्थाओं को हमने किस प्रकार से ब्रिटेन में मक्के की खेती या उसके प्रभाव, फिर मांस परिवहन का अफ्रीका में उपनिवेशीकरण की प्रक्रियाओं को पढ़ा। चूंकि काफी लंबा हो जा रहा है बीच में जिसके कारण हम आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इधर तकनीकी रूप से 9th के रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा था, जिसके कारण पठन पाठन थोड़ा बहुत बाधित था। लेकिन अब आपको रेगुलर क्रम से पढ़ना होगा। जैसा कि आप पहले भी 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये भी आखिरी के दौर में चल रहा है, 1-2 दिन में समाप्त हो जाएगा। इस तरह से इतिहास का पाठ समाप्त हो जाएगा। यदि आपको 10 के ग्रुप में 9 मिलता हो ये वीडियो, तो आप YouTube पर जाकर भी सुभागी देवी इंटर कॉलेज मधुबन मऊ सब्सक्राइब करके आप ये पीछे के वीडियो को भी देख सकते हैं और पीछे के भी पाठों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो ऑलरेडी उस पर पड़े हुए हैं, और अपने हिसाब से क्रम से देखकर और पाठ को समझने की कोशिश कीजिए। अब आज हम चूंकि उसी औपनिवेशीकरण के दौर में बात आगे बढ़ाएंगे कि आखिर विश्व का एक जो जुड़ाव है, एक विश्व आपस में जुड़ा रहा है या जुड़ रहा था, उसमें भारत के अनुबंधित मजदूरों की भी कोई भूमिका थी, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया मजदूर। ये गिरमिटिया मजदूर क्या थे, इनको भी जानना होगा, समझना होगा। भाई एक प्रकार से आप इनको अनुबंधित मजदूर भी कह सकते हैं कि जब कोई नियोक्ता एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित राशि पर किसी श्रमिक को कार्य करने के लिए जो है तय कर लेता है, अनुबंध कर लेता है, उसके साथ करार कर लेता है, तो उसको हम अनुबंधित मजदूर कहते हैं। या उसी को हम ये भी कह सकते हैं बंधुआ मजदूर भी कहा जाता है, उसी को हम गिरमिटिया मजदूर भी कहते हैं। भाई उस समय तमाम उपनिवेश का दौर था। भारत में तमाम यूरोपीय कंपनियां थी, उन एजेंटों के माध्यम से मजदूरों को अनुबंधित किया जाता था, क्योंकि भारत में उस समय का जो दौर था वो एक तरह से कुटीर उद्योग के पतन का दौर था, और कुटीर उद्योग के पतन हो जाने के कारण दूसरी तरफ जमीनों और खादानों को भी बागानों के लिए साफ किया जा रहा था। इस कारण जो हमारे ग्रामीण अंचल के कार्य थे या जो छोटे उद्योग थे वो समाप्त हो गए, वो मरने लगे, और इस कारण लोगों को अपनी जीविका के लिए काम की आवश्यकता पड़ी, और इस काम की तलाश में लोगों ने प्रवास किया। प्रवास का मतलब दूसरे जगह काम करने जाने के लिए तैयार हुए अनुबंध पर। चूंकि एजेंट तय करते थे, पैसा सुनहरा अवसर दिखाते थे कि आपको काम के अच्छे दाम मिलेंगे, तो हम बातें सुख सुविधाओं का जो है
लेकिन आप ये पाएंगे कि वास्तविक जिंदगी में ऐसा था नहीं। जब वो वहां पहुंचते थे जहां काम करना होता था, वहां पर परिस्थितियां बहुत ही कठिन होती थी, जो बताया जाता था उससे अलग होती थी, लेकिन जीविका के लिए आदमी संघर्ष करता था और उससे अपने जीवन को सामने से बैठाकर काम करता था। वैसे तो अफ्रीका महाद्वीप के तमाम कैरिबियाई द्वीप, मुख्यतः त्रिनाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी आदि जगहों पर ये अनुबंधित मजदूर गए। कुछ भारत में भी चाय बागानों के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश मजदूर गए। लेकिन चूंकि मैंने पहले भी बताया कि इनकी कल्पनाएं बड़ी होती थी, एजेंट इनको अत्यधिक धन, अत्यधिक सुविधाएं आदि का प्रलोभन देते थे और इनको तैयार करके ले जाते थे, लेकिन जो कल्पनाओं में होता था वो वास्तविक में नहीं होता था। वास्तविक जीवन बहुत ही कठिन होता था, लेकिन फिर भी ये सामंजस्य बैठाकर ये मजदूर काम करते थे। इन्हीं को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। अब तो हम समझ रहे हैं कि आप गिरमिटिया मजदूर के बारे में समझ चुके होंगे कि गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं। अब आइए आगे बढ़ा जाए। भाई, इस कारण 19वीं शताब्दी में क्या सांस्कृतिक दृश्य में परिवर्तन हुआ? क्योंकि मैंने पहले बताया यह वह दौर था कि कहने के लिए अनुबंधित मजदूर, लेकिन यह एक दासता थी, गुलामी थी। और ये गुलामी की प्रथा की शुरुआत हुई कि आप एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करेंगे, और बंधुआ मजदूर की जीवन कितना कठोर होता है ये आप कल्पना करके ही सोच सकते हैं। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी हम अपनी सांस्कृतिक जीवन जीने का स्वरूप तो तैयार करते ही हैं। तमाम संस्कृतियों से लोग पहुंचे थे, भिन्न भिन्न, और इन्होंने अपनी अपनी संस्कृतियों का मिश्रण करके त्योहारों को, मनोरंजनों को विकसित किया और अपने अपने हिसाब से अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग धर्म में मिश्रण करके एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करके और अपने जीवन को सरल बनाने का प्रयास किया, जिसमें आपको रेटस कार्निवाल, रस्ताफरियावाद, ये विचारक मिलेंगे जिनकी विचारों को आपको पढ़ने के बाद ये पता चलेगा कि किस तरह से इन्होंने संगीत से जो है मनोरंजन का कार्य आगे बढ़ाया। तो इस तरह से इस कठिन परिस्थिति में भी सांस्कृतिक विकास हुआ। ये कहने का अर्थ यह है कि इस दासता रूपी जीवन में भी लोगों ने सांस्कृतिक विकास को आगे रखा। अब आती है बात कि अनुबंधित मजदूरों के वंशज, यह एक सदी पहले की कहानी है, क्योंकि ये शुरू हुआ था लगभग 18वीं सदी के अंत की बात है। 19वीं सदी आते आते 100 वर्ष हो गए, और इन 100 वर्षों में क्या अनुबंधित मजदूरों की स्थिति में कोई परिवर्तन आया? उनके वंशज, बहुत से ऐसे अनुबंधित मजदूर थे जहां काम करने के लिए गए, उन्हीं देशों में वो बस गए और वो वहीं के वासी हो गए। यही कारण है कि आज भारत जैसे विशाल देश के लोग विश्व के हर कोने में आपको प्राप्त होंगे। भारतीय मूल के लोग आप कहीं भी देख सकते हैं, विश्व के कोने कोने में। आप देखिए क्रिकेट में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों में नाम सुनते हैं, शिव नारायण चंद्रपाल, ये नाम देखकर आपको लगता है कि ये भारतीय मूल का नाम है। राम नरेश शर्मन, ये नाम क्या लगता है? कैरिबियाई मूल में ये नाम लगता है भारतीय मूल का। तो निश्चित रूप से इनके पूर्वज बस गए और वहीं के वो जो है वंशज हो गए। तो निश्चित रूप से ये जो दासता की कहानी शुरू हुई,
यह दासता ने भी भारतीय लोगों को विश्व में फैलाया और विश्व में भारतीय संस्कृति का भी फैलाव हुआ इसके साथ साथ। वैसे तो बाद में 1921 आते आते अनुबंधित श्रम इस प्रथा, जो भारत का राष्ट्रवाद उस समय चल रहा था, जो आंदोलन चल रहे थे, उनके द्वारा विरोध किया गया। तो चूंकि 1815 में वियना कांग्रेस में पास हो गया और 1821 में भारत में अनुबंधित मजदूरों का जो प्रथा समाप्त हुआ, तो इस तरह से बाद में प्रथा समाप्त हो गई। लेकिन जो पहले मजदूर गए वो वहीं जाकर बहुत मूल निवासी हो गए। अब आइए आगे बात किया जाए कि केवल मजदूर ही विश्व व्यापार या भूमंडलीकृत विश्व के जुड़ने में अपना योगदान दिए कि भारतीय उद्यमी भी अपना योगदान दिए। ये तो मजदूरों की बात रही। अब उद्यमियों की बात किया जाए कि उद्यमियों ने भी अपना प्रयास विश्व जुड़ने में उनका क्या योगदान रहा, इस पर विचार किया जाए। वैसे तो भारत के जो महाजन थे या साहूकार थे 19वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी के अंत में, वो ज्यादातर यूरोपीय कंपनियों के बीच ही काम करते थे। लेकिन कुछ मध्य भारत, पूर्वी एशिया में निर्यात और वित्त पोषण से जुड़े हुए थे, जिनमें शिकारीपुरी श्राफ, नाटुकोद्दाई चोट्टेदार ऐसे साहूकार थे जिनका नाम था, जो यूरोपीय महाजनों के साथ मिलकर अफ्रीका महाद्वीप में भी व्यापार करते थे। और ये लोग प्रायः जो भारतीय कलाकृतियां होती थी उनको बेचा करते थे। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं प्रसार था विदेशों में, लेकिन फिर भी कम था। भारतीय उद्यमियों का प्रसार भारत में ही यूरोपीय कंपनियों के साथ ज्यादा था, लेकिन कुछ अफ्रीका महाद्वीप में यूरोपीय कंपनियों के साथ मिलकर ही इनका प्रसार था। और भारतीय व्यापार इन उद्यमियों से बहुत ज्यादा प्रभावित भी नहीं था, क्योंकि उस समय यूरोपीय कंपनियां चाहे जिस देश की हों, एक तरह से भारतीय व्यापार पर हावी थी। और एक तरह से देखा जाए तो औपनिवेशिक काल में उनका प्रभाव बहुत ज्यादा रहा। इसलिए भारतीय उद्यमी गिने चुने या कम संख्या में ही कह सकते हैं प्रभाव डाल पाए। अब आगे बात किया जाए कि भारत, क्योंकि 19वीं सदी भारत का अगर ज्यादातर देखा जाए 19वीं और 20वीं सदी आधा भारत का औपनिवेशिक काल का था। उस समय भारतीय व्यापार किस अवस्था में था? क्या भारतीय व्यापार वैश्विक व्यवस्था में कोई प्रभाव डाल पा रहा था? इस पर चर्चा करना होगा। वैसे हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि वह औपनिवेशिक दौर भारत में ब्रिटेन का दौर था, क्योंकि ब्रिटेन भारत पर हावी हो चुका था। तो स्वाभाविक है कि उसकी व्यापारिक व्यवस्थाओं पर भी प्रभाव ब्रिटेन का पड़ेगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और आप आगे जो बताया जाएगा उसमें आप ये देखेंगे भी कि इस वैश्विक व्यवस्था में ब्रिटेन का प्रभाव भारत पर रहा है, क्योंकि भारत बहुत पहले से यूरोपीय देशों को अच्छे किस्म का कपास, सूती वस्त्र निर्यात करता था। लेकिन जैसे ही यूरोप के देशों में औद्योगिकरण का प्रभाव बढ़ा, उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा, क्योंकि औद्योगिकरण के प्रभाव के कारण यूरोप में कपास का उत्पादन बढ़ाना पड़ा, जिसे ब्रिटेन में भी बढ़ाया गया।
और जो ब्रिटेन के व्यापारी थे वो चाहते थे कि भारत से जो सूती वस्त्र आ रहा है उस पर पूर्णतः पाबंदी लगे। इसके कारण उद्यमियों के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने सूती वस्त्र पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया। उसका प्रभाव क्या पड़ा? उसका प्रभाव यह पड़ा कि भारतीय सूती जो वस्त्र था वह धीरे धीरे प्रतिकूल परिस्थितियों में पहुंचने लगा। एक तरह से कहा जाए कि उसका उन्मूलन होने लगा, समाप्ति की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन एक बात थी कि उद्योग का समापन हो रहा था, लेकिन कच्चे माल का निर्यात बढ़ रहा था, क्योंकि उस समय भारत में जो वस्तु तैयार होकर अन्य देशों को जाती थी उसकी कीमत ऊंची होने लगी सीमा शुल्क बढ़ जाने के कारण। इसलिए डिमांड घट गई। उधर से जो वस्तु आती थी सीमा शुल्क कम होता था, इसलिए वो वस्तु सस्ती होती थी, इसलिए उसकी डिमांड बढ़ जाती थी। इस तरह से भारतीय उद्योगों का तो पतन होना शुरू स्वाभाविक था। लेकिन भारत में बोए जाने वाले कपास, भारत में बोए जाने वाले नील, भारत में बोए जाने वाले अफीम का निर्यात जोरों पर था। उस समय नील और कपास मुख्यतः ये ब्रिटेन को निर्यात होता था, और जो अफीम होती थी वो चीन को निर्यात होता था। एक बात यहां ध्यान देंगे, जो निर्यात होता था, यह पूंजी सारी उस समय की ब्रिटिश सरकार के पास होती थी, और ब्रिटिश सरकार अधिशेष में रहा करती थी। अधिशेष का मतलब होता है, आपको जानना पड़ेगा कि अधिशेष क्या होता है। क्योंकि जो माल भारत से दूसरे देशों को जाता था उसकी दरें कम होती थी, और जो माल ब्रिटेन से भारत आता था उसकी दरें ऊंची होती थी। दोनों को घटाने पर जो अंतर आता है उसी को अधिशेष कहा जाता है। अब इसका मतलब ब्रिटेन हमेशा व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत से फायदे में रहता था, और वो जो पैसा बचता था उसको घाटा, जो भी अन्य देशों के साथ व्यापार करने में घाटा होता था उसकी पूर्ति के लिए ब्रिटेन उपयोग लाता था। अपने अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन देने में उपयोग करता था, बाहरी ऋणों को ब्याज देने में करता था। तो ये एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन अर्थव्यवस्था की मूल जड़ हो चुकी थी। तो भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक संबंध बहुत ही, एक तरह से उस दौर में देखा जाए तो ब्रिटेन भारत पर बहुत आश्रित था, क्योंकि 19वीं शताब्दी में भारत का जो व्यापारिक दृष्टिकोण था वो ब्रिटेन के लिए बहुत ही फायदेमंद था, क्योंकि जो भी ब्रिटेन का व्यापार अधिशेष होता था भारत से, वो उसके अन्य खर्चों की पूर्ति करता था। इस तरह से आप कह सकते हैं कि भारत एक ब्रिटेन के लिए जो व्यापारिक संबंध देता था उस समय, वह एक मजबूत कड़ी थी। अब हम बात, तो अभी तक हमने ब्रिटेन और भारत की, अब हम बात करेंगे कि जो युद्ध हुए बड़े पैमाने पर, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच हुआ, उस बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था की या विश्व अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, क्या महामंदी आई, उसका असर क्या पड़ा,
इन सब बातों की चर्चा हम करेंगे आगे आपसे, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक ही दिन कर दिया जाए सारी चर्चा तो आपके भी समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए आज हम भारत के प्रवासी मजदूरों की चर्चा किया, भारत के उद्यमियों की चर्चा की और भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक संबंधों की चर्चा की। इन चर्चाओं को आप समझ चुके हैं, सुनकर समझने की कोशिश करेंगे, और फिर आगे कल हम करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान या उसके पश्चात विश्व अर्थव्यवस्था का क्या स्थिति रही, इस पर चर्चा अगले टॉपिक पर अगले लेक्चर में आपको सुनने को मिलेगा, और यह अब क्रमवाइज रहेगा, यह मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद।